प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमने पिछली कक्षा में सांवले सपनों की याद पाठ का जो हमने पढ़ा था उसमें पेज नंबर हमने 45 है ना, पेज नंबर 45 में यहाँ तक पढ़ा था कि कौन सालिम अली किसके पास जाते हैं? चौधरी चरण सिंह जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे उनके पास केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनको था कि प्रदूषित होने से वहाँ की हरियाली नष्ट हो जाएगी, पक्षियों का चहचहाना बंद हो जाएगा और सुंदरता खत्म होएगी, तो पर्यटक भी नहीं आएंगे। तो ये सब बातें सुनकर थी जो चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो जाती हैं। तो आज हम पेज नंबर 45 का दूसरा, ठीक है ना, जो पैराग्राफ है वो शुरू करेंगे। जिन बच्चों को अगर पेज को देखने में कष्ट हो रहा है तो वो अपनी किताब खोलकर रखेंगे। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? अब जाबिर हुसैन है, उनको क्या हो जाती है? चिंता हो जाती है कि अब तो सालिम अली भी नहीं है, ना ही चौधरी चरण सिंह, अर्थात जो पर्यावरण से प्रेम करते थे, जिनको पर्यावरण की गहरी चिंता रहती थी, जो प्रकृति प्रेमी थे। अब उनमें से दोनों में से कोई भी नहीं बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। सौंधी माटी कौन सी होती है? जब सूखी मिट्टी के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती है तो एक खुशबू सी आती है ना, उसको बोलते हैं सौंधी माटी, ठीक है ना। कहते हैं कि जो एक नए भारत की, कैसे भारत? ग्रीन भारत आता है ना आपका, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया है ना, तो हरित भारत, स्वच्छ भारत देखने का संकल्प लेगा। लेकिन अब आ गए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी चौधरी चरण सिंह की तरह ही हैं, जो कि हमारे एक स्वच्छ भारत को स्वस्थ भारत बनाने की जिन्होंने संकल्प है। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात सालिम अली के समान अब कोई भी पक्षी प्रेमी नहीं होगा, जो कि तरह तरह के पक्षियों को, हर प्रकृति के, कहीं चाहे रेगिस्तान है, चाहे कहीं बर्फ़ है, तो कहते हैं कि ऐसे पक्षियों को बचाने का कौन प्रयास करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ स्पैरो, ठीक है। स्पैरो चिड़िया होती है ना, तो क्या उनकी आत्मकथा आपको पूछेंगे कौन सी थी? सालिम अली की आत्मकथा माने बायोग्राफी, ठीक है, तो वो थी फॉल ऑफ ए स्पैरो। आत्मकथा हमेशा अपने नाम से थी, लेकिन उन्होंने क्या रखा? फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद डॉक्टर D.H. लॉरेंस एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, लेकिन वो भी सालिम अली की तरह पक्षी प्रेमी थे। डॉक्टर D.H. लॉरेंस कौन थे? पक्षी प्रेमी थे, वैसे वो एक साहित्यकार थे। उन लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। आपको पता ना, जब भी कोई सेलिब्रिटीज़ होती है, कोई बड़े होते हैं, वो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, चाहे कलाकार हैं, वो मर जाते हैं तो उनके पीछे से उनके वालों का थोड़ा सा क्या होता है, परिचय कर लिया जाता है, उनके बारे में पूछा जाता है। तो फ्रीडा लॉरेंस के बारे में भी जब किसी ने पूछा कि वह अपने पति के बारे में कुछ बताना चाहती हैं, तो उनके क्या था, उनकी पत्नी क्या कहती हैं? उसकी पत्नी ने कहा कि फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ समय कम बिताया करते थे और पक्षियों के साथ ज़्यादा। मुझे महसूस होता है कि मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। छत पे बैठने वाली गोरैया मतलब उनका जो समय था वो किसके साथ बीतता था? हमेशा पक्षियों के साथ बीतता था। तो कहती है कि मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया मेरे पति के बारे में ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था, मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। कहते हैं कि वो खुले दिल इंसान थे। कौन? डॉक्टर D.H. लॉरेंस।
तो कहते हैं कि और सादा जीवन व्यतीत करने वाले थे। तो कहते हैं कि उनके बारे में मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया आपको बता सकती है। लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी नसों में, मेरी हड्डियों में समाया हुआ है, लेकिन यह कहने का मतलब है कि मैं अपनी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। जामा कहते इसको कहते हैं, वस्त्र होते हैं ना, ठीक है। तो उनको शब्दों का जामा पहनाना, यानी कि मेरे पति के बारे में शब्दों में बताना मुश्किल है। मेरे पति के बारे में जितना कुछ कहा जाए वो सब कम है, उनको शब्दों की सीमा में हम नहीं बांध सकते। तो कहते हैं कि मेरे पति को शब्दों की सीमा में बांधना बहुत असंभव है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। मेरे और मेरे पति के बारे में कहते हैं कि हमारी छत पर बैठने वाली गोरैया आपको ज़्यादा देगी। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन आपको पता ना, हवाई फायर करते हैं, घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अब जब भी कोई होता है किसी के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिससे कि वह अपने आप में उसमें परिवर्तन आ जाता है। महर्षि वाल्मीकि थे, आपको पहले भी बताया, पहले वो क्या थे, डाकू थे, है ना। एक बार नारद मुनि से उनकी भेंट होती है, उनका वार्तालाप होता है, उसके बाद वो अपने बदल देते हैं विचार, डाकू से क्या बन जाते हैं, एक ऋषि, ऋषि से वो महर्षि बन जाते हैं। तो जटिल माने जिसको जाना ना जा सके, दुरूह, दुर्बोध, है ना, जिसको, तो ऐसे प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बनकर रहेंगे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे जिसके बारे में जानना मुश्किल हो। तो उनकी बचपन में एयरगन से एक नीलकंठ गोरैया घायल हो गई थी, और जिसके कारण क्या था, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का रास्ता ही बदल दिया। वो एक मनुष्य से पक्षी प्रेमी बन गए। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। जिंदगी की ऊंचाइयों में माने ऊंचाइयों को छूने के लिए पक्षी प्रेमी जब वो बने तो हमेशा प्रकृति में कुछ ना कुछ नया खोजते रहते थे, और उनका जो विश्वास था पक्षियों के प्रति, उनको कभी भी धोखा नहीं मिला। अर्थात हमेशा इतने जंगल में आपको पता है कितना भयानक वो सब कुछ माहौल होता है, लेकिन कभी भी उनका विश्वास था वो डिगा नहीं। वह हमेशा अपनी खोज में प्रकृति का भ्रमण करते रहे। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप माने उदाहरण, नमूना बन गए। जिस प्रकार डॉक्टर D.H. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे, उसी प्रकार वो भी नैसर्गिक माने स्वाभाविक जिंदगी का प्रतिरूप उदाहरण बन गए। उनके समान ही वो भी एक प्रकृति प्रेमी बन गए। ठीक है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू क्या होता है आपने देखा ही है ना, आप टापू आप टीवी में भी देखते हो, अगर आप असली रूप में आपने टापू नहीं देखा है तो आप देखते हो ना, एक ऊंचा सा बना पानी के बीच में एक उबड़ खाबड़ ऊंची सी जगह होती है ना, उसको क्या कहते हैं, टापू कहते हैं। तो टापू बनकर नहीं उभरे, वो अथाह माने गहरे सागर बनकर उभरे थे। कहने का मतलब है उन्होंने प्रकृति को बहुत सूक्ष्मता के साथ, बहुत बारीकी के साथ उसका अध्ययन किया था, निरीक्षण किया था। एक एक चीज़ को वो बहुत बारीकी से देखते थे, और उसमें उन जो था प्रकृति में भी क्या थे, इंसानों की तरह जिंदगी देखते थे उनमें। ठीक है। तो प्रकृति को दूरबीन से देखते थे ना, तब उनकी बारीकी को देखने के लिए उन्होंने क्या था, वो एक असली प्रकृति प्रेमी थे। वो टापू की तरह नहीं थे, वो अथाह सागर की तरह थे जो सूक्ष्मता से, गहराई से हर एक चीज़ देखते थे। जिस प्रकार सागर बहुत गहरा होता है, उसी प्रकार सालिम अली भी बहुत गहराई से प्रकृति को देखते थे और प्रकृति को प्रेम करते थे। तो नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बनने का मतलब है कि वो भी डॉक्टर D.H. लॉरेंस की तरह प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। ठीक है। तो आपको इसमें अथास यह एक आशय स्पष्ट करो में भी आएगा, तो उसमें भी आपको यही बातें लिखनी है। ठीक है।
जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी माने घुमक्कड़ स्वभाव से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो पक्षियों के बिलों में से आज भी, जिस प्रकार पक्षी अपने बिल में से सुराग माने बिल में से बाहर निकलता है, उसी प्रकार लगता है कि प्रकृति के किसी भी कोने से आज भी वो लौटकर वापस आएंगे जिसके गले में दूरबीन लटकी हुई है। और वो एक नई खोज के साथ, नई खोजों के साथ भी पक्षी कैसे गाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी सभी भाषा को वो समझने लग गए थे। झरनों में भी वो मतलब प्रकृति की हर एक चीज़ को वो प्रकृति की नज़र से देखते थे और उसी से उतना ही प्रेम करते थे। झरनों की कलकल की आवाज़ में भी वो संगीत को ढूंढना, उसकी सुंदरता को ढूंढना, ठीक है ना। ये सब क्या थे, प्रकृति का हर चाहे वृक्ष है, चाहे पेड़ है, चाहे पौधा है, चाहे पक्षी है, ठीक है, चाहे पत्ते हैं, सबको वो सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण करते थे, सभी से वो लगाव रखते थे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? गया हुआ माने उनको उन मरा हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? अभी भी जाबिर हुसैन को विश्वास है कि सालिम अली की तरह ही कोई पक्षी प्रेमी इस धरती पर आएगा, ठीक है ना। सालिम अली किसी न किसी रूप में जन्म अवश्य लेंगे। तो मेरी आंखें नम है माने किसकी? लेखक जाबिर हुसैन की। और उन्हें विश्वास है कि सालिम अली की तरह कोई पक्षी प्रेमी आज भी धरती पर जरूर कोई अवतरित होगा, जो सालिम अली और डॉक्टर D.H. लॉरेंस की तरह ही प्रकृति के प्रति और पक्षियों के प्रति लगाव रखता होगा। तो ये आपको पता बेटा संस्मरण था, संस्मरण होता है ना, ये आपको बताया था जब किसी की याद में हम कोई निबंध के रूप में कोई रचना करते हैं, वो क्या कहलाती है? संस्मरण कहलाती है। तो इसमें डॉक्टर जाबिर हुसैन ने सालिम अली, ठीक है, जो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, उनका सब वर्णन किया कि कैसे वो पक्षी प्रेमी बने, है ना। गौरैया नीलकंठ पक्षी जब उनकी एयरगन से घायल हो गई थी, उसके बाद वो पक्षी प्रेमी बने। पक्षियों की प्रजातियों को खोजते थे, उनका गहराई से अध्ययन करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ पर्यावरण से भी प्रेम करते थे। जब भी वो साइलेंट वैली की चिंता करते हुए चौधरी चरण सिंह के पास जाते हैं, ठीक है। लंबी लंबी यात्राएं हमेशा करते थे, उनके आँखों पर हमेशा दूरबीन चढ़ी रहती थी। कमज़ोर काया वाले थे वो, है ना। और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? उनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी। तो जो लेखक ने अपने पाठ का नाम रखा है सांवले सपनों की याद, वो किसकी याद में है? सांवले सपनों की याद प्रसिद्ध बर्ड वॉचर सालिम अली की याद में। और जिनकी यादें अब उनके मस्तिष्क में थोड़ी थोड़ी सी धुंधली पड़ने लग गई थी, इसलिए उन्होंने अपने पाठ का नाम रखा है सांवले सपनों की याद, ठीक है। तो आपको ये सारा पाठ समझ में आ गया होगा बेटे। इसके प्रश्न उत्तर का मैं आपको PDF भेज दूंगी।